नमस्कार, ऑनेस्टी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास और भारत के इतिहास के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है आपका जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। देखिए, इसके पहले हमने आपका बाबर से लेकर के मुगल काल के अकबर तक के शासनकाल को पढ़ा है। अकबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका जहांगीर। अकबर के पुत्र का नाम था जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। ठीक है। इसका नाम सलीम क्यों रखा गया था? क्योंकि अकबर के गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, उनको मानते थे वो, चिस शेख सलीम चिश्ती को। उनके नाम से इनका नाम क्या रखा था आपका? सलीम। ठीक है। इनकी माता का नाम जो है आपका जोधाबाई था। जोधाबाई और अकबर की संतान थी आपका सलीम या फिर जहांगीर। जहांगीर जो है आपका अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में शासक बने और मुइनुद्दीन नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठे। देखिए, नाम क्या है आपका? नूरुद्दीन नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठे। इनकी जो है आपका पत्नी का नाम था नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। और इसके चार पुत्र थे। इनके तीन रानियों से इसके चार पुत्र थे, जिनमें खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार और जहांदार। चारों का नाम को याद रखिएगा। क्या क्या नाम है आपका? खुसरो, खुर्रम, शहरयार, परवेज और जहांदार। जिसमें खुसरो और खुर्रम को विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। खुर्रम जो है आपका शाहजहां का ही नाम था। शाहजहां का जो पहले नाम हुआ करता था खुर्रम, बाद में शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। जैसे सलीम जो है आपका जहांगीर के नाम से बैठा, वैसे ही खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये दोनों चीज को आप याद रखेंगे। अब इसके हम महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बात करते हैं। तो जहांगीर का जो नाम है वो दो दो चीजों को लेकर के आपका याद किया जाता है। एक आपका चित्रकला और दूसरा जो है आपका न्याय। न्याय। यह न्यायप्रिय शासक था, इसको न्याय बहुत पसंद था। और इन्होंने अपने महल के बाहर में यमुना नदी के तट पर एक न्याय की जंजीर लगाया था। सोने की जंजीर थी वो, सोने की। और कोई भी व्यक्ति जो है आपका, अगर उसको न्याय चाहिए तो आधी रात को भी वो न्याय के लिए उस घंटी को जाके बजा सकता था, और उसको न्याय देने के लिए तुरंत वहां पर जो है आपका न्यायाधीश उपस्थित होता। ठीक है। तो इस प्रकार वो न्यायप्रिय शासक माना जाता था। साथ ही जो उन्होंने चित्रकला में विशेष उनकी रुचि थी और स्वयं वो चित्रकार थे। और इनके जो काल है, इनका जो समय है, उनको चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिएगा आपका जहांगीर के बारे में। ठीक है। अच्छा, दो चीज मैं आपको बताऊंगा जो याद रखिएगा, जो परीक्षा में बार बार आता है आपका। जिस समय जहांगीर शासन में थे, 1605 से लेकर के 1627 तक थे, इसी समय में सन 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। और 1605 में ब्रिटिश भारत आए थे सबसे पहले। ठीक है। और उन्होंने जो है आपका व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। सबसे पहले 1608 में एक ब्रिटिश अधिकारी थे, कैप्टन हॉकिंस आए। और चूंकि जो है आपका उत्तर भारत के एक बड़ा क्षेत्र भारत के राजाओं में जहांगीर का था, तो उन्होंने जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति मांगी। फिर बाद में जो है आपका 1616 में टॉमस रो करके एक अंग्रेज अधिकारी भारत आए, और उन्होंने जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति मांगी कि महाराज, हमको व्यापार करने की भारत में क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। हम आपका सहयोग चाहते हैं। और आपने बताया कि भाई हम यहाँ व्यापार करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा पहुँच सकता है। हम आपको एक निश्चित टैक्स भी देंगे आपको। ठीक है। एक आपको हिस्सा भी देंगे। जो भी कमाई होगी उसका इतना आपको मिलेगा। ये सब बताया उन्होंने। जहांगीर को ठीक लगा वो प्रस्ताव। जहांगीर ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और इसी प्रकार जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में क्या हुई आपका? शुरुआत माना जाता है। यहीं से शुरुआत है, इसीलिए इस चीज़ को पूछता है बार बार एग्जाम में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कोठी जो है आपका गुजरात के सूरत में स्थापित की। फिर वहाँ से व्यापार को उन्होंने क्या किया, संचालन किया। और धीरे 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 देखते देखते अंग्रेजों का पूरे देश पे क्या हो गया? आधिपत्य हो गया। ठीक है। तो ये शुरुआती चरण है जहांगीर के समय में। तो जहांगीर के समय में 1608 में कैप्टन हॉकिंस और 1616 में टॉमस रो भारत आए। ये दोनों को याद रखिएगा। और दोनों जहांगीर के दरबार में क्या हुए थे? उपस्थित हुए थे। याद रहेगा पक्का? 1608 और 1608 में कौन आया था? हॉकिंस आया था। और 1616 में
तामस रो भारत आए थे, ठीक है। ये दो चीज के आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट जो है आपका, अब हम जो है जहांगीर के बारे में, अकबर ने मेवाड़ को शामिल नहीं कर पाया था अकबर, क्योंकि उस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप। और हल्दी घाटी के युद्ध में, भीषण युद्ध के पश्चात कोई परिणाम नहीं निकला हल्दी घाटी युद्ध का, क्योंकि महाराणा प्रताप हार स्वीकार नहीं किए और वो जंगलों की ओर चल दिए। मान सिंह उसको हरा नहीं पाया। मान सिंह ने बहुत प्रयास किया कि वो जो है आपका अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, और अंतिम रूप से मेवाड़ को, है ना, नहीं कर पाए थे। मेवाड़ मतलब अभी का जो राजस्थान, राजस्थान जो क्षेत्र है उधर का, इसने प्रयास किया, है ना, जहांगीर ने, और मेवाड़ को क्या कर लिया, मुगल साम्राज्य में मिलाने में कामयाब हो गया। कौन? जहांगीर, ठीक है। याद रखना, खुर्रम के वजह से शाहजहां को भेजा, शाहजहां ने वहां पर जाकर के उसके शासक से बात की कि भैया देखिए मान जाइए, हमारे अधीनता स्वीकार कर लीजिए, है ना, और फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है करके। वहाँ के शासक जो बाद के शासक थे वो मान गए, और मान करके इस प्रकार समझौता पूर्वक मेवाड़ का क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। तो मेवाड़ का अधिग्रहण जहांगीर ने किया, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके पहले मेवाड़ कंट्रोल में नहीं था मुगलों के। अब देखिए आपका अहमदनगर, 1617 में खुर्रम के नेतृत्व में शासक मलिक अंबर से समझौता अहमदनगर भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। थोड़ा सा मैं मैप में आता हूँ, और मैप से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए आपका, ऐसे भारत, भारत के जैसे मैप में हम देखते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा मैप में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर दिल्ली है। दिल्ली में किसका शासन है? जहांगीर का, ठीक है। अब ये इधर का आपका शासन तो है ही है, ये है आपका, है ना, मेवाड़। मेवाड़ भी क्या चला गया, इसके कंट्रोल में चला गया। मेवाड़ के नीचे में ये गोंडवाना क्षेत्र तो पहले ही इनके अधीन में था, जिसको अकबर ने मिला लिया था। गोंडवाना के बाद जो इधर का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये अहमदनगर का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र? अहमदनगर। अभी वर्तमान में जो महाराष्ट्र का एरिया है ना, वो अहमदनगर क्षेत्र में आता था। तो अहमदनगर को भी किसने शामिल किया आपका? जहांगीर ने शामिल किया, ठीक है। और वहाँ का शासक उस समय मलिक अंबर हुआ करता था, याद रखिए। इसके पहले अकबर ने भी अहमदनगर को विजिट किया था जरूर, परंतु अंतिम रूप से उसको कब्जा नहीं कर पाया था। बाद में जहांगीर ने अहमदनगर को भी कब्जा कर लिया, और मेवाड़ को भी कब्जा कर लिया, ठीक है। ये आप दो चीज़ को याद रखेंगे, है ना। चलिए, तो मैप से हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आगे, उसके बाद फिर जो है आपका, है ना, जहांगीर के समय में जहांगीर की पत्नी नूरजहां, नूरजहां थी। नूरजहां की जो पिता थे, उनका नाम मिर्जा गियास बेग था। मिर्जा गियास बेग। मिर्जा गियास बेग को जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी, ठीक है। याद रखिएगा, कौन सी उपाधि दी थी? एतमाद उद दौला। ये परीक्षा में आता है ना, कौन सी उपाधि दी थी करके, एतमाद उद दौला को उपाधि दी थी। और नूर जहां की जो माता है, उनका नाम क्या था? असमत बेगम। असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, ठीक है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, परीक्षा में आता है। गुलाब गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो नूर जहां की माता असमत बेगम ने, ठीक, याद रखिएगा। देखिए उसके बाद फिर जो है आपका जहांगीर के समय में उसके बेटों ने विद्रोह कर दिया, उसके पुत्रों ने। तो सबसे पहला विद्रोह हुआ आपका खुसरो का, ठीक है। ये खुसरो जो है आपका नूरजहां का बेटा नहीं था। खुसरो बेटा था, एक और रानी थी, है ना, मान भाई, उनका बेटा था। और उन्होंने जो है आपका अ, क्या किया था आपका, राज्य को लेने का प्रयास किया, सत्ता को लेने का प्रयास किया। और उस समय जो है आपका सिखों के पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ने उनको क्या किया था आपका, संरक्षण दिया था। जहांगीर को पता चला अर्जुन देव ने संरक्षण दिया करके, ठीक है। तो जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी, ठीक है। और खुसरो का भी क्या हुआ आपका,
दमन, खुसरो का भी हत्या हो गया। खुर्रम सेना लेकर के गए और अपने भाई का क्या कर दिया, आपका हत्या कर दी। ठीक है, याद रखिएगा। खुसरो और खुर्रम के बीच में लड़ाई हुई और सत्ता को चूंकि खुर्रम भी लगा हुआ था सत्ता के लिए, जहांगीर भी चाहता था कि खुर्रम जो है आपका शासक बने, लेकिन इसी समय खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। तो खुसरो के विद्रोह को क्या किया, आपका दबाया गया। और गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी है, एकदम महत्वपूर्ण लाइन है, परीक्षा में आता ही है। सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, सिखों के, है ना, पांचवें गुरु थे अर्जुन देव। सिखों के लगभग लगभग अब नौ गुरु हुए हैं, है ना, 10 गुरु, सॉरी 10 गुरु, है ना। उसमें जो है आपका पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, याद रखेंगे। और सबसे अंतिम गुरु गुरु नानक देव थे, है ना। सॉरी, गुरु नानक तो पहले थे, गुरु नानक पहले थे और ये आपका पांचवें गुरु थे। उसको अलग से हमको इतिहास में पढ़ना है, सिखों के जो गुरु हैं उनको, है ना। तो याद रखेंगे आपका इनके बारे में। इसके बाद फिर जो है आपका खुर्रम, शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। दरअसल क्या हुआ था कि जब जहांगीर शासक था उस समय कंधार जो है, कंधार को कहते हैं कि कंधार में इनका शासन था, पहले मुगलों का शासन था। फिर मुगलों का शासन, जब अकबर सब शासक था ना, तो कंधार को उन्होंने विजित किया था। लेकिन बाद में जब जहांगीर बना तो कंधार उसके हाथ से निकल गया वापस। तो कंधार को विजित करने के लिए खुर्रम को भेजा गया। खुर्रम ने मना कर दिया साफ साफ, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा कंधार। और खुद खुद दक्षिण का शासक हुआ करता था खुर्रम, मैं नहीं जाऊंगा करके मना कर दिया। इससे क्या है, आपका जहांगीर बहुत नाराज हुआ। तो उसको क्या बोले, दक्षिण के जो सूबेदारी पद होता है ना, वहाँ से क्या किया, हटाने का प्लान बनाए कि एक काम करे, इसको हटाओ, खुर्रम को, जो चीज़ को बोल रहा हूँ उस चीज़ को नहीं कर रहा है, ऐसा करके, है ना। तो इससे हो गया खुर्रम नाराज। बोले एक तो मेरे को वहाँ भेज रहे हो कंधार, और सब जगह को मेरे को ही भेजते हो, ठीक है, और कहीं मैं निपट गया तो भारत पे राज कौन करेगा, ये भी तो बात है ना। तो मना कर दिया खुर्रम ने, और खुर्रम ने कर दिया आपका विद्रोह। बाद में जो है आपका जब विद्रोह किया तो इसको फिर समझाया बाकी लोग कि बेटे एक राजा तू ही बनने वाला है, ठीक है, ज़बरदस्ती जो है आपका अपने पिता से दुश्मनी मोल मत ले, ऐसे करके। फिर बाद में जो है ये माफ़ी माफ़ी मांगा, है ना। फिर इसको जो है आपका माफ़ी मिल गई, और विद्रोह क्या हो गया आपका इसका, शांत हो गया, ठीक है। याद रखेंगे आपका। तो दो विद्रोह को याद रखिए, खुसरो और खुर्रम का विद्रोह परीक्षा में आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन ये परीक्षा में आता है कि अर्जुन देव की हत्या किसने की थी, गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने की थी। क्यों की थी, क्योंकि इन्होंने इसके जो पुत्र थे जो विद्रोही हो गए थे, खुसरो, उसका क्या किया था, साथ दिया था, चल, है ना। जहांगीर के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे इन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है, और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तुझके जहांगीरी, याद रखेंगे। और इन्होंने एक 12 अध्यादेश जारी किया शासन को चलाने के लिए, 12 एक अध्यादेश जारी किया था। उसको क्या कहते हैं, आईने जहांगीरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दस्तूर उल अमल भी लिखा रहता है कुछ किताबों में, दस्तूर उल अमल कुछ किताबों में लिखा रहता है, आईने जहांगीरी, ठीक है। याद रखेंगे 12 उन्होंने अध्यादेश जारी किए थे। जहांगीर के काल को भारतीय इतिहास के चित्रकला का क्या कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है। चलिए आए समझ जहांगीर के बारे में। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे आपका शाहजहां के बारे में। जहांगीर के बेटे का नाम था आपका शाहजहां, खुर्रम, ठीक है। खुर्रम का नाम क्या था आपका, शाहजहां था। शाहजहां की पत्नी का नाम था अर्जुबंद बानो बेगम। ये अर्जुबंद बानो बेगम ही मुमताज है, ठीक है, इसी का नाम क्या है, मुमताज है। और बाद में इसी की याद में वो क्या बनाते हैं, ताजमहल बनाते हैं। प्रसव पीड़ा से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, प्रसव पीड़ा से इनकी मृत्यु हो गई मुमताज की। और मुमताज की ही याद में शाहजहां ने क्या बनवाया, आपका ताजमहल बनवाया। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, और इसके जो रचनाकार उसका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी, जो इंजीनियर हैं उनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। और वो दुनिया के अजूबों में शामिल है, क्योंकि इतना बेहतरीन सुंदर नक्काशियों से बना हुआ है। पूरे आपका सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, और बहुत ही सुंदर तरीके से उसको बनाया गया है ना। और ये केवल ताजमहल ही नहीं, शाहजहां जो थे वो लाल किला को भी बनवाए थे,
दीवाने आम दीवाने खास बनवाए थे आगरा में, दिल्ली में भी और कई महल बनवाए थे, ठीक है। तो जो ये शाहजहां हैं वो स्थापत्य कला के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, और इनका जो समय है उनको स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के समय में था, अनुवाद बहुत हुआ था उस समय, है ना, ग्रंथों का। चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो किसके समय में है, जहांगीर के समय में है। स्थापत्य का जो स्वर्ण काल है वो शाहजहां के समय, ठीक है, याद रखिए, है ना। शाहजहां के 4 बेटे थे। दारा सिकोह, नाम को याद रखो अच्छे से, दारा सिकोह, दूसरा औरंगजेब, तीसरा शाह सूजा और चौथा मुराद, दोनों याद करने लायक नहीं है, ठीक। शाह सूजा और मुराद उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों दारा सिकोह और औरंगजेब बहुत इंपॉर्टेंट है। दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान माने जाते थे उस समय के, ठीक है। वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, महाभारत सारी चीजों को पढ़ लिया था वो, ठीक है, और बहुत विद्वान व्यक्ति थे, और वो शासन में वही रहना चाहते थे। लेकिन औरंगजेब ने धोखे से क्या किया, उसको मार दिया और अब बन गया शासक औरंगजेब। जितना उदार दारा सिकोह को माना जाता है उतना कट्टर औरंगजेब। हो सकता था कि दारा सिकोह शासक बनता तो भारत का इतिहास कुछ और रहता, ठीक है, लेकिन शासक बन गया कौन, औरंगजेब। दारा सिकोह के ऊपर एक अलग आजकल अब शोध चल रहा है, ठीक है। दारा सिकोह कैसे थे, किनसे मिलते थे, क्या पढ़ते थे, क्या शासन क्या चाहते थे, उनके ऊपर अलग से जो है आपके इतिहास में शोध अभी चल रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दारा सिकोह के बारे में कि दारा सिकोह किसके बेटे थे, शाहजहां के बेटे थे, ठीक है, बड़े बेटे थे ये। शाहजहां ने अफगानिस्तान को जीत कर अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य मिला। देखिए पहले अफगानिस्तान मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं था, कंधार बस्ता था, कंधार पाकिस्तान के एरिया में था। कंधार के और आगे जो है आपका काबुल अफगानिस्तान, उसको किसने शामिल किया, शाहजहां ने शामिल किया। इस प्रकार जो है आपका मुगल साम्राज्य का क्षेत्र कैसे होते जा रहा है, देखो बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। पहले राजस्थान था, राजस्थान कंट्रोल में आ गया, राजस्थान के बाद कंधार था, कंधार के बाद फिर अफगानिस्तान, वो भी कंट्रोल में आ गए, नीचे दक्षिण भी कंट्रोल में आ गए, ऊपर तो उत्तर तो तरफ था ही पहले से, ठीक है, कलकत्ता तक के। तो इस प्रकार पूरा उत्तर भारत, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान तक के मुगलों का क्या हो गया, आपका सत्ता हो गया। बाद में उसको औरंगजेब और बढ़ाते हैं, और इस प्रकार पूरा जो है आपका, है ना, भारत मुगलों के अधीन हो गया था, याद रखेंगे आपका। इनके शासनकाल में 1636 में औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार बना, एक बार फिर से उसको 1652 से 58 तक दक्षिण का सूबेदार बनाया। दक्कन क्षेत्र का, जैसे महाराष्ट्र और तेलंगाना वगैरह है ना, वहाँ का जो सूबेदार होता था वो महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसके पहले शाहजहां हुआ करता था, फिर शाहजहां राजा बना था, फिर बाद में औरंगजेब को उस क्षेत्र को मिल गया, तो औरंगजेब वहाँ का क्या बना, आपका सूबेदार बना दिया उसको, ठीक है, याद रखिएगा आपका। 1658 में शाहजहां के बीमार होने पर इनके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। 1658 में शाहजहां पड़ गया बीमार, शाहजहां बीमार पड़ गया तो आपस में जो है दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में क्या हो गया, आपका युद्ध लड़ गया, है ना, कि बोले हमको शासन चाहिए, हमको सत्ता चाहिए करके। और इस प्रकार जो है आपका याद रखिएगा, अंतिम रूप से औरंगजेब दारा सिकोह से जीत जाते हैं युद्ध में। दो युद्ध लड़ते हैं, एक धर्मट का युद्ध और एक शामूगढ़ का युद्ध है। धर्मट युद्ध को भी औरंगजेब जीतते हैं, शामूगढ़ के युद्ध को जीत करके दारा सिकोह की हत्या कर देते हैं और शासक बन जाते हैं, ठीक है, याद रखिए। अब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शाहजहां के बारे में आपको याद रखनी है, कि शाहजहां के समय में स्थापत्य कलाकार ताजमहल के कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, याद रखिएगा। इधर से मैं समझा देता हूँ एक बार। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, इनको स्वर्णकाल कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर क्या बनाया था, आपका शाहजहां बनवाया, शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी। पहले राजधानी अ, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था, फिर जहांगीर के समय में आगरा हुआ, फिर आगरा से फिर दिल्ली लाना था, तो इन्होंने दिल्ली के निकट जो है आपका शाहजहानाबाद नगर की आपका नींव रखी, ठीक है। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने। एक आध बार परीक्षा में आ चुका है कि आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, किसने किया था, जहांआरा ने। जहांआरा कौन थी, शाहजहां की पुत्री थी। इनके पुत्रों में दारा सिंह को सर्वाधिक विज्ञान था, उन्होंने क्या किया था, भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया, और सर्र अकबर महान रहस्य के नाम से उपनिषदों का क्या करवाया, अनुवाद करवाया। उपनिषदों का वो अनुवाद करवाता था, कौन से नाम से, कौन से नाम से करवाता था, ये परीक्षा में आ चुका है ना एग्जाम में, ठीक है। सर ए अकबर क्या है,
उपनिषदों का अनुवाद किसने करवाया था? दारा सिकों ने करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने नहीं, दारा सिकों ने। कैसे भूल जा रहे हो? देखो शुरू में लिखा है आपका दारा सिकों। दारा सिकों ने शाहजहां सर्रे अकबर के नाम से क्या किया था? अनुवाद करवाया था, उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। ठीक, चलिए आगे आपका। इसके शासनकाल में 4 युद्ध लड़े गए। धर्मट का युद्ध दारा सिकों और औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें दारा क्या हुए? पराजित हुए। सामूगढ़ का युद्ध हुआ औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य में, जिसमें फिर दारा सिकों क्या हुआ आपका? पराजित हो गए। और इस प्रकार जो है दिल्ली का सम्राट कौन बन गया? औरंगजेब बन गया सामूगढ़ के युद्ध के बाद। ये युद्धों के क्रम को पूछता है, ठीक है सीमा, अच्छे से याद रखेगी, युद्धों के क्रम को पूछता है। पहले हुआ था धर्मट का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध, फिर लास्ट जो है आपका देवराई का युद्ध। जैसे उस समय हम लोग, मैं बता रहा था कि बाबर का जो युद्ध है उसको पूछता है क्रम को, उसकी प्रकार इसका भी क्रम को क्या है? पूछता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण युद्ध है। इसी युद्ध से जो राजा बने थे औरंगजेब, धर्माट का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध, फिर लास्ट में देवराई का युद्ध। तो देवराई का जो युद्ध है वो कब हुआ था आपका? 1959 में। देखिए सन अगर याद नहीं है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रम को जरूर याद रखना। एग्जाम में ज्यादातर क्रम ही आते हैं, है ना। निम्नलिखित में से युद्धों का ये क्रम कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, ऐसा आता आ जाता है प्रश्न, तो याद रखेंगे। दारा सिकों और औरंगजेब के बीच में लास्ट युद्ध था देवराई का युद्ध, जिसमें दारा सिकों की क्या हो गई? हत्या हो गई। इस प्रकार जो है आपका औरंगजेब क्या बने? आपका शासक बने। औरंगजेब आलमगीर, मोइनुद्दीन औरंगजेब आलमगीर के नाम से क्या बने? शासक बने। याद रखिएगा, मोइनुद्दीन औरंगजेब आलमगीर के नाम से औरंगजेब क्या बने? शासक बने। अब हमको जो है औरंगजेब के बारे में पढ़ना है भाई, है ना। देखिए औरंगजेब जो है आपका 1658 से 1707 तक था। मुगल शासकों में हम देखते हैं तो सर्वाधिक लंबा समय तक के शासन रहा ही। 1658 से 1707, मतलब जितना समय अकबर किया था शासन, लगभग लगभग उतना ही समय ये भी शासन किया। 1556-57 से लेकर के 1605 तक के अकबर का शासन था, जिसमें अकबर तो 4-5 साल पेटीकोट के शासन में बिताया। पेटीकोट का शासन मतलब उसके बैरम खां या उनकी माता महामंगा और हमीदा बानो बेगम के संरक्षण में बिताया। लेकिन स्वतंत्र शासक के रूप में अगर हम दोनों की तुलना करें तो औरंगजेब का समय सर्वाधिक समय है मुगल शासकों। देखो ना आप, कब से कब तक कितने साल हो गए आपका? 42 साल इधर हो गया, ठीक है, और आपका 7 साल उधर हो गया, तो 49 साल तक के लगभग लगभग इनका शासन रहा। मोइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब आलमगीर के नाम से सत्ता पर बने, ठीक है। इनके माता का नाम था अर्जुवंद बानो बेगम, मुमताज, ठीक है, और पिता का नाम शाहजहां। पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम, और इनकी पत्नी जो है फारस की राजकुमारी थी, ठीक है, दिलरास बानो बेगम, याद रखेंगे, फारस की राजकुमारी थी दिलरास बानो बेगम। शाहजहां के 3 पुत्र थे, जिसमें अकबर द्वितीय, शाह आलम और मुयज्जम, तीनों इसके पुत्र थे। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन औरंगजेब के बारे में, है ना, हमको डिटेल से पढ़ना है। औरंगजेब की मृत्यु हुई आपका 1707 में। कहाँ पर हुई? औरंगाबाद में हुई। औरंगाबाद को यही बसाया था, ठीक है, और औरंगाबाद में मृत्यु हो गई। और औरंगाबाद में उन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया है। बीबी का मकबरा इतनी इसकी पत्नी के बारे में के मकबरे में बनवाया है उन्होंने। बीबी का मकबरा जिसको कहते हैं, दिलरास बानो बेगम की स्मृति में। और बीबी का मकबरा सेम टू सेम ताजमहल की कॉपी है, कॉपी, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि ताजमहल की दूसरी कॉपी, है ना, मतलब ताजमहल का जो प्रतिरूप है वो कौन सा है? तो बीबी का मकबरा है, कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है, याद रखेंगे। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, वो सेम टू सेम ताजमहल के जैसा ही बना हुआ है, ठीक है। अब मैं भी देखा नहीं हूँ, लेकिन लगभग वैसा ही है, याद रखिएगा। हाँ, हाँ, मकबरे, मकबरे के ऊपर में, हाँ उसी के ऊपर में बना देते, ठीक है, याद रखेंगे आपका, है ना। इसी ने ही जो है आपका क्या बताया था, आपका मकबरा बस बताया था। और इसके विजय अभियान के बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब ने अपनी अलोकप्रियता को कम करने के लिए निम्न कार्य किया। अलोकप्रियता मतलब औरंगजेब जो है लोगों में और अच्छा ये होना चाहता था, नाम नमाना चाहता था या फेमस होना चाहता था। तो समाज में उनकी जो है आपका जनता में उनकी अलोकप्रियता थी, तो थोड़ा सा लोकप्रिय शासक बनने के लिए क्या किया उन्होंने? जनता से सारे टैक्स को क्या किया आपका? हटा दिया।
अपने जन्म दिवस पर भेंट स्वीकार करना बंद कर दिया। ठीक है। इस्लाम प्रचार के कार्य किए और प्रत्येक नगर में मुहस्सिब की नियुक्ति की। जैसे धर्म महामात्र होता है ना, हम लोग पढ़ते थे ना उस समय, धर्म का जो निरीक्षण करता था, ऐसी जो है आपका धार्मिक आचरण के लिए इन्होंने क्या किया था, मुहस्सिब की नियुक्ति की थी। लेकिन ये चूंकि जो है आपका मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, सियाओं से भी बैर रखता था ये। सिया और सुन्नी में अलग अलग, मुस्लिमों में ही अलग अलग वो हैं, है ना, एक सिया है एक सुन्नी है। तो सिया जो है आपका वो अली की शिक्षाओं को मानते हैं, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद के दामाद थे अली। और जो पैगंबर हजरत मोहम्मद के सिद्धांतों पे जो चलने वाले हैं वो कहलाते हैं सुन्नी मुसलमान। तो ये सुन्नी था और अधिक कट्टर था, ये सियाओं से भी दुश्मनी रखता था, हिंदुओं से तो और इनकी कट्टरता थी। ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सर्वाधिक हिंदू जो सैनिक थे वो औरंगजेब के शासनकाल में ही थे। सर्वाधिक हिंदू सैनिक औरंगजेब के शासनकाल में थे। ठीक है, याद रखेंगे। मुद्राओं पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। पहले मुद्राओं पर क्या होता था, कलमा लिखा हुआ था। आप प्राचीन काल की मुद्राओं को देखोगे मुगल काल वाला है, तो उसमें जो है आपका उर्दू भाषा में कुछ लिखा रहता है। ठीक है, वो क्या है, कलमा है वो, है ना, कुरान के जो कलमाएं हैं उसको लिखा रहता था। इसने क्या किया, आपका बंद करवा दिया। संगीत कविता चित्रकला पर भी क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। खुद जो है आपका वीणा बजाता था औरंगजेब, शानदार वीणा वादक था। ठीक है, लेकिन संगीत पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। बोले संगीत वगैरह जो है आपका इस्लाम में क्या है, हराम माना जाता है। इस्लाम में संगीत जो है या जो है आपका कविता वीता है, ये सब क्या माना जाता है, हराम माना जाता है। तो उसमें क्या कर दिया, रोक लगा दिया। याद रखेंगे। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। झरोखा दर्शन और नौरोज प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। राजा जो है जनता को क्या करता था, अपना रोज दीदार करवाता था। कहने का अर्थ ये है कि अपना मिलता था लोगों से, रोज डेली, उसी को कहते हैं झरोखा दर्शन। तो उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। साथ ही एक प्रथा नवरोज त्यौहार के बारे में हम लोग पढ़े थे बलबन के समय में, कि बलबन ने नवरोज त्यौहार चालू करवाया था, जो कि आपका एक फारसी त्यौहार है करके, है ना, फारसी त्यौहार है। इसको क्या कर दिया, वो बंद करवा दिया। बोले नवरोज वगैरह नहीं मनाना है ऐसे करके। ठीक है। कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसे जिंदा पीर कहा जाता है। हिंदुओं और सियाओं से क्या किया, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। और उन्होंने क्या किया, आपका हिंदुओं पर फिर से वापस क्या कर दिया, जजिया कर लगा। कौन हटाया था जजिया कर को, अकबर कब हटाया था, याद है, 1500, नहीं नहीं 42 में तो जन्म हुआ था अकबर का। 62, 62 है 63 है ना, लगभग लगभग। जजिया कर को हटाया था। उसके पहले लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब दूसरा बार कौन लगा देता है, औरंगजेब। तो हम लोग पढ़े थे ना कि औरंगजेब का पूर्वगामी है कौन, फिरोज शाह। मतलब फिरोज शाह तुगलक जैसा कट्टर था, वैसे दोबारा फिर से कट्टर मिलते हैं हमको औरंगजेब। ठीक है, जो कि जजिया कर लगाते हैं। इसी सबसे ना शासकों की पहचान होती है। ठीक है, कि किसने क्या क्या किया था, यही इतिहास है। आज से लगभग जो है 20 साल 25 साल पहले कामों की समीक्षा होगी, तो जैसे हम आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के काम को या इंदिरा गांधी के काम की हम समीक्षा करते हैं, है ना, हम कहते हैं कि इन्होंने ये गलती किया था, उन्होंने वो गलती किया था। ऐसे ही आने वाले 20-25 साल बाद जो है मोदी के काम की भी क्या चीज की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। ठीक है, कि भाई अभी तुरंत तो कहीं किसी कोई चीज़ का हानि या नुकसान पता नहीं चलता, लाभ पता नहीं चलता, उसका आने वाले समय में लाभ या नुकसान के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो सरकार के काम हो रहे हैं उसके बारे में जो है आपका आगे मनमोहन सिंह के काम का अभी भी जो है आपका विश्लेषण करते हैं, कि भी मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, है ना, कुछ गलतियां भी हुई हैं, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। चलिए वैसी है ये। तो पुराने जो शासक हैं उनके व्यवहार से ही या उनका जो सिस्टम था, उस सिस्टम को देखकर ही हम क्या करते हैं उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण अभियान के कारण साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार करना चाहता था, धन प्राप्ति करना चाहता था, और शिवाजी से बहुत चढ़ता था ये। ठीक है, नीचे में जो है मराठाओं की उत्पत्ति हो गई थी, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे अभी। ठीक है, नीचे में मराठाओं की उत्पत्ति हो गई थी, और मराठाओं में जो है आपका कौन मेन, शिवाजी। शिवाजी अर्थ से फर्श तक, शिवाजी का कोई पिताजी कोई बड़ा कोई राजा खानदान में नहीं था। शिवाजी तो नॉर्मल घर पर, नॉर्मल सिंपल परिवार में पैदा हुए हैं, है ना, और सिंपल परिवार में पैदा होकर के भी मराठा शासन को इतना दृढ़ और इतना बड़ा बना दिए थे वो, कि एक ऐसा समय आया कि मुगल भी मराठाओं से कांपने लग गए थे। मुगल भी मराठाओं से कांपते थे, और मुगल शासक कौन होगा ये मराठा तय करते थे, कौन मुगल शासक बनेगा वो मराठा तय करते थे। ठीक है, तो मराठाओं की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी।
और पूरा भारत में जो है आपका हिंदू साम्राज्य का फिर से जो है आपको उत्पत्ति होती है, उसको कौन करते हैं आपका? मराठा लोग करते हैं। ठीक है, तो मराठाओं के बारे में एक अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें शिवाजी मेन है, और भी हैं बहुत सारे, है ना। तो याद रखिएगा आपका, शिवाजी का दमन करना चाहता था औरंगजेब, हिंदुओं और शिवाओं के प्रभाव को क्या करना चाहता था? कम करना चाहता था। दक्षिण विजय जब किया वो औरंगजेब, तो बीजापुर में को सबसे पहले किया। तो 1686 में मुगल साम्राज्य में क्या कर दिया आपको? बीजापुर का विलय कर दिया। और शासक कौन था? आदिल शाह द्वितीय था। ठीक है, फिर गोलकुंडा का जो है आपका मुगल शासन में क्या किया? शामिल कर दिया गोलकुंडा को अंतिम रूप से। और शासक कौन था? अबुल हसन था। तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने दक्षिण अभियान किया था, गोलकुंडा और बीजापुर को क्या किया था? अपने साम्राज्य में विलय किया था। कहाँ पर है गोलकुंडा और बीजापुर? बताओ। बीजापुर, ये वाला बीजापुर नहीं है छत्तीसगढ़ का, है ना। कौन सा, कहाँ का बीजापुर है? तो महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र का कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक का बीजापुर है। और गोलकुंडा, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में किस स्टेट हुआ करता था? गोलकुंडा स्टेट। और कर्नाटक के आसपास बीजापुर स्टेट हुआ करता था, अभी भी है गोलकुंडा शहर और बीजापुर शहर। ठीक है, उसका क्या किया आपका? इन्होंने विलय किया। तो दक्षिण में और अपना प्रभाव को क्या किया? मजबूत किया। और इस समय जो है आपका औरंगजेब बहुत शक्तिशाली शासक हो गया था। इसके बाद इसकी जो है वाट कौन लगाते हैं आपका? मराठा लोग लगाते हैं। ठीक है, धीरे 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 मराठा क्या करते हैं? सबको हड़पते जाते हैं। और एक ऐसा समय आता है कि औरंगजेब तो खैर मर गया था, है ना, मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने अपनी शक्ति में जबरदस्त विस्तार किया था। जब तक औरंगजेब थे तब तक उन लोग भी नहीं कर पाए थे, है ना। तो याद रखेंगे इसके समय का जो विद्रोह है, तो मारवाड़ में एक विद्रोह हुआ था, शासक अजीत सिंह ने किया था, है ना। और दूसरा एक जाट विद्रोह हुआ था, और इसके विद्रोह किया था आपका गोखला ने। ठीक है, याद रखेंगे, दो विद्रोह हुआ था, एक मारवाड़ का और एक जाट विद्रोह औरंगजेब के समय में। और एक सिख विद्रोह हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दिया था जहांगीर ने, वैसे ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी किसने? आपका औरंगजेब ने। ठीक है, याद रखेंगे आपका, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की इस्लाम धर्म कबूल करने को लेकर के दबाव डाला। जब उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तेग बहादुर ने, तो उनकी हत्या कर दी थी, याद रखिएगा। ठीक है, औरंगजेब, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की? जहांगीर ने। और गुरु 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? औरंगजेब ने की। ठीक है, याद रखिएगा, 9वें गुरु, 9 गुरु हुए सिखों में, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। सिखों का भी बहुत गजब का इतिहास है, आपको पढ़ के मजा आएगा, मालूम। सिखों का भी इतिहास बहुत ही शानदार है। और सिखों को भी जब इतिहास को पढ़ोगे आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है आपका सिखों का उदय हुआ भारत में। चलिए, यहाँ तक के समझ आया कि नहीं आया? हम्म? कहानी जैसा पढ़ना ही सुनना बस नहीं है, आपको याद भी करना है। कैसे सीमा? आपको याद भी करना है, कहानी केवल पढ़ना सुनना नहीं, आपको याद भी करना है। अब जो है ये समरी है जो लास्ट में मैंने बनाया है ना, कि मुगल कालीन स्थापत्य कला दिल्ली में दीने पनाह महल कौन बनवाया था? हुमायूं। किला कूना कौन बनवाया था? शेर शाह सूरी। लाल किला शाहजहां। दीवाने आम दीवाने खास शाहजहां। जामा मस्जिद शाहजहां। चांदनी चौक शाहजहां। मोती मस्जिद औरंगजेब। मोती मस्जिद औरंगजेब। फिरोज शाह कोटला किला फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह कोटला मैदान है ना अभी जो दिल्ली में है, उसका निर्माण कराया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। क्रिकेट भी होता है वहाँ पर, अभी आईपीएल वगैरह भी होता है फिरोज शाह स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, उसका निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, कब जमाने का है वो बताओ। आगे आपका ये दिल्ली का इतना। ठीक है, इसको याद करना है, परीक्षा में आता है ये, कि लाल किला का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। आगरा में, आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? 1504 में। ठीक है, सिकंदर लोदी ने बसाया था, है ना, पढ़े हैं। आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। आगरा में ताजमहल कौन बनवाया? शाहजहां ने। उसके बाद फिर आगरा से लगा हुआ फतेहपुर सिकरी है, फतेहपुर सिकरी में सारा निर्माण कौन करवाते हैं? अकबर। क्या क्या है वहां पर? जोधाबाई का महल है, बीरबल का महल, फतेहपुर सिकरी किला है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, बुलंद दरवाजा है, कहाँ? अकबर, अकबर ने बनवाया था।
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, भयंकर बड़ा दरवाजा है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर अजमेर में, अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने की थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया वहां पर? ऐबक ने। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ है, इसका निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। क्यों करवाया था आपका? मालवा के शासक को पराजित करने पर राणा कुंभा ने चित्तौड़ में क्या बनवाया था? कीर्ति स्तंभ बनवाया था। परीक्षा में आ चुका है ना। कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की? राणा कुंभा ने की। क्योंकि मालवा के शासक को पराजित करने पर। कहां पर? चित्तौड़ में। चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में चित्तौड़ है। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ है, उसका निर्माण राणा कुंभा ने कराया। एग्जाम में आ चुका है और आने की भी संभावना है। इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया है? अकबर ने। देखे हो इलाहाबाद का किला? जैसे ही आप इलाहाबाद जाएंगे तो वहां पर संगम है, उस संगम के किनारे में भयंकर बड़ा किला बना हुआ है, बहुत बड़ा विशाल किला, उसका निर्माण कराया था आपका अकबर ने, ठीक है। अभी भी जाते हैं लोग घूमने के लिए, मैं तो गया था, है ना, पिछले साल ही, याद रखेंगे। और हम लोग बताएं, हम लोग पढ़े हैं कि अशोक का एक अभिलेख था जिसको आपका, है ना, यहाँ पर लाया गया अकबर के समय में, ऐसे करके पढ़े हैं ना। अशोक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। झारखंड, झारखंड में आपका बिहार में है, सासाराम बिहार करके बिहार में एक जगह है। इसका निर्माण किसने कराया था आपका? शेरशाह ने कराया, शेरशाह सूरी ने कराया था। और औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद शहर को औरंगजेब ने बसाया था, और वहीं पर बीबी का मकबरा बनवाया। किसने? औरंगजेब ने, पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में, ठीक है, याद रखें। हाँ? दिलराज बानो बेगम या रबिया दुर्रानी, उसकी स्मृति में क्या बनवाया आपका? बीबी का मकबरा बनाया। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। अब देखिए आपका कुछ कुछ थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में देख लेती है। अमीर खुसरो ने खिलजी वंश से लेकर के तुगलक वंश तक के, है ना, खिलजी वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो, फिर आपका आप लोग पढ़े हो ना, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा, ठीक है, उसका भतीजा मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब के आपका शासनकाल में समय बिताया थे। किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को तबला और संतूर का आविष्कारक कहा जाता है, ठीक है। और अमीर खुसरो की रचना है खजाइनुल फुतू, आशिका, लैला मजनू, सीरी फरहाद और तुगलकनामा, याद रखेंगे। इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1553 में। कहाँ पर? इटावा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये थोड़ा सा 1553 जो लिखा है ना, ये गलत लग रहा है मेरे को, क्योंकि 1553 कहाँ होगा? अमीर खुसरो का पहले ही होना चाहिए, तभी तो शासन में आएगा ना। 1300 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको मैं देख लूँगा, है ना। एक महान संगीतज्ञ था, बलबन से लेकर तुगलक तक 3 राजवंशों का क्या था ये? दरबारी कवि था। संतूर और तबले का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम मुहावरों में हिंदी शब्द का प्रयोग किया। हिंदी शब्द का क्या, मुहावरों का जो प्रयोग होता है ना, उसमें हिंदी शब्द का पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। भारत में ख्याल गायकी का क्या जाता है, क्या कहा जाता है? इन्हें जन्मदाता कहा जाता है, अमीर खुसरो को। बाकी को याद नहीं रखेंगे, लेकिन रचना को भी याद रखना, और रचना में 2 रचना को जरूर याद रखना। कौन कौन सा? खजाइनुल फुतू और आशिका, ठीक है, दोनों को देखिए। अब मुगल कालीन साहित्य के बारे में, है ना। तुझके बाबरी की रचना किसने की? है ना, बाबर ने की। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में की। और ये क्या है? तुर्की तुझके बाबरी, बाबर की आत्मकथा है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने, ठीक है। कौन थी गुलबदन बेगम? बताओ, कौन थी गुलबदन बेगम? हुमायूं की बहन, ठीक है। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री। उसने अपने भाई के लिए क्या लिखा आपका? हुमायूं नामा लिखा, है ना। अकबर नामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है, याद रखना है। तुझके जहांगीर किसने लिखा है? जहांगीर ने लिखा है। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। और ये क्या है? आत्महत्या की इनकी आत्मकथा है, ठीक है, याद रखेंगे। अकबर नामा को बाबुल फजल ने, हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की बहन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है।
तुझके बाबरी आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की आत्मकथा है। ठीक, याद करना है सबको बैठ करके, ये सब आपको मिल जाएगा। मजमा उल बहरीन की रचना किसने की? दारा सिको ने की। औरंगजेब के काल में रचित है ये मजमा उल बहरीन। सर्रे अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद किसने कराया था? दारा सिको नहीं करवाया था। ठीक है। मुगल काल में फारसी भाषा में अनुवादित प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का और रामायण का बदायूनी ने क्या किया था? अनुवाद किया था। महाभारत का रजमनामा के नाम से जो है आपका अनुवाद हुआ है, ये परीक्षा में आता है। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ कौन से नाम से? रज्मनामा। किसने किया? बदायूनी ने किया। याद रहेगा। फिर उसके बाद फिर मुगल काल में और कौन कौन साहित्यकार? तो राम तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, सेनापति, ये सभी क्या है आपका मुगल काल में साहित्य बड़े बड़े साहित्यकार हुए। और खास करके सब अकबर के ही समय में हुए, अकबर जहांगीर के समय में, है ना। मुगलकालीन चित्रकला, तो हुमायूं, जहांगीर, अकबर का अलग अलग चित्रकारों का नाम दिया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहांगीर के समय में याद रखना है। चित्रकला का काल का क्या कहता है? स्वर्ण काल कहता है। और एक चित्रशाला का निर्माण किया था, कहाँ पर? आगरा में। ठीक है, याद रखेंगे। प्रसिद्ध चित्रकार अब्बुल हसन और उस्ताद मंसूर खान प्रसिद्ध चित्रकार थे। मुगलकालीन राजस्व प्रणाली, तो सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। तनख्वाह के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसको क्या कहते थे? जागीर कहते थे। ठीक है, जैसे सरकारी सेवा के बदले में जो भूमि प्राप्त होती थी उसको क्या कहते थे? जागीर कहते थे। और जो सरकारी भूमि जो होती थी उसको क्या कहते थे? खालसा कहते थे। ठीक है। अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। सरायगल या मदद ए मास कहा जाता था। सरायगल या मदद ए मास क्या होता था? अनुदान में दी गई सरकारी भूमि। परीक्षा में आता है। मुगल काल में मदद या मदद ए मास से आप क्या समझते हैं? यह सरायगल कौन सी भूमि को कहा जाता था? अनुदान में दी गई भूमि को कहा जाता था। ठीक है, ऐसा आप याद रखेंगे। थोड़ा थोड़ा है कुछ कुछ। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम का जो है आपका एक नवीन कर प्रणाली, भू राजस्व व्यवस्था लागू की। कौन से नाम से? दहसाला। ये दहसाला को कौन लॉन्च किया था? टोडरमल। भू राजस्व की एक व्यवस्था थी दहसाला, इसको बनाया था कि इन्होंने टोडरमल ने। अब ये देखो सब चीजें सिस्टमेटिक हो रही हैं, हो रही ना सिस्टमेटिक। कैसे सिस्टमेटिक? सेना सिस्टमेटिक हो रही है, भूमि को क्या कर रहे हैं आपका सिस्टमेटिक कर रहे हैं लोग। ठीक है, कि इतना भूमि कितना टैक्स वसूला जाएगा, इसको ये कहा जाएंगे, उसको वो कहते जाएंगे, ये टैक्स प्रणाली होगी। अब सब चीज़ें क्या हो रही हैं आपका बाकायदा लिपिबद्ध हो रही हैं और सिस्टमेटिक हो रही हैं आप, है ना, इतिहास में। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था, तो मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था 4 भागों में बटी थी। पैदल सेना होता था, एक आपका तोप सेना होता था, दूसरा तीसरा एक घुड़सवार सेना होती थी जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। चौथा जो है आपका एक हस्ती सेना होता था, है ना। उसके बाद फिर जो है आपका मुगलकालीन प्रशासन में कुछ प्रमुख प्रमुख पद के बारे में है, तो देखिए मीर बख्शी सेना का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? मीर बख्शी कहते थे। क्या कहते थे? मीर बख्शी। न्याय विभाग का जो प्रमुख होता था वो काजी उल हुजात कहलाता था। सूबे का जो प्रमुख होता था वो सूबेदार कहलाता था। नगर पुलिस का जो अधिकारी है वो क्या कहलाता था? फौजदार कहलाता था। तो इतना जो है आपका मुगल काल है। ठीक, आया समझ? चलिए धीरे धीरे याद करेंगे, आज के लिए केवल इतना ही करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो